नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, तमिलनाडु में जोसेफ विजय चंद्रशेखर की सरकार तो बन गई, लेकिन पहले ही दिन से उनकी सरकार विवादों में घिर गई। हालांकि विवाद थोड़ा हल्का फुल्का था, बहुत गंभीर नहीं था। जो पहले दिन हुआ वो उनके ओथ सेरेमनी को लेकर के था। वो थोड़ा भाषण भाषण देने लगे और भाषण में वो जो प्रेस्क्राइब्ड ओथ का की जो लाइनें होती हैं, उससे बियॉन्ड जाकर के थोड़ी भाषण देने लगे। वो तो आर्लेकर जी ने कहा, जो गवर्नर है, उन्होंने कहा कि जो आपको दिया गया है उसी को आप पढ़ें। फिर उन्होंने पढ़ा भी। फिर उसके बाद सेल्फी-वेल्फी का पूरा कार्यक्रम चला और आपने देखा होगा कि कैसे उनकी जो महिला मित्र हैं, त्रिशा कृष्णन, वो खुशी के आँसू उनकी आँखों में थे। तो ये सब आपने देखा, ये अच्छी-अच्छी तस्वीरें थी। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही बॉम्बार्डमेंट कर दिया श्रीमान जोसेफ विजय चंद्रशेखर ने। और बॉम्बार्डमेंट है, आप कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। जैसे ही उन्होंने कुछ बोला, तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल आ गया। ये चर्चा शुरू पहले हो गई कि जो ओथ सेरेमनी थी उसमें वंदे मातरम गाया गया। वहां की जो तमिलनाडु की जो एंथम है उसको पहले गाया जाना चाहिए, फिर नेशनल एंथम गाना चाहिए। ये सब विवाद पीछे हट गया। अब विवाद एक नया खड़ा हो गया। विजय चंद्रशेखर ने कहा कि हम 10 लाख करोड़ के कर्जे में डूबे हैं और हमें पूरा खजाना खाली मिला है और इसको लेकर के हम जल्द ही व्हाइट पेपर पब्लिक करने जा रहे हैं। अब ये कहना था कि कोहराम मच गया तमिलनाडु में, बवाल मच गया। आखिर इस कहने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो पूर्ववर्ती सरकार थी, जिनसे इन्होंने कुर्सी ग्रहण किया है, तो क्या तब के मुख्यमंत्री ने लूट मचा दी या ऐसी योजनाएं लेकर के आए जो योजना सरकार के खजाने को खाली कर गया, या उस योजना के बहाने बड़े पैमाने पर लूट मची है? आखिर व्हाइट पेपर लाने की आवश्यकता क्यों है? अगर मान लीजिए कि 10 लाख करोड़ के कर्जे में तमिलनाडु डूब गया है और उनके जैसे ही उन्होंने कुर्सी संभाली और उनको ये सूचना मिली और उन्होंने पब्लिक डोमेन में आकर के कहना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया कि 10 लाख करोड़ का कर्ज है हमारे ऊपर। तो 10 लाख करोड़ का कर्ज अगर योजनाओं के माध्यम से चली है, तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर लूट हुई है और उस पर कोई व्हाइट पेपर आ रहा है, तो फिर कान खड़े होने वाले के कान खड़े हो गए। प्रतिक्रिया आ गई जहां से आनी थी। प्रतीक्षित प्रतिक्रिया आई डीएमके के श्रीमान एमके स्टालिन से। एमके स्टालिन ने कहा कि जो भी बातें कही जा रही हैं, 10 लाख करोड़ का कर्जा है, ये बिल्कुल गलत है, ये झूठ है। तमिलनाडु में जो ऋण है, जो कर्ज है, वो जो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है, उसके बियॉन्ड नहीं है, अंडर द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है। जो हमारा लिमिट है उससे अधिक नहीं है। तो क्या लिमिट है आपका? 5 लाख करोड़ का या 10 लाख करोड़ का? क्या 10 लाख करोड़ तक का आप कर्ज देने की स्थिति में हैं या लेने की स्थिति में हैं? तमिलनाडु की जनता के ऊपर 10 लाख करोड़ का कर्ज थोपने थोपने की स्थिति में है या 10 लाख करोड़ का कर्ज लेने की स्थिति में है? हमने ले लिया, कोई बात नहीं है। दोनों स्थिति एक ही है, क्योंकि अंततः तमिलनाडु की जनता को ही पिसना है। तो एमके स्टालिन कह रहे हैं कि नहीं, ये बात गलत है। उन्होंने ट्वीट करके बधाई दी विजय जी को कि आपको आने वाले समय की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप एक सफल मुख्यमंत्री हों, ये मैं शुभेच्छा रखता हूं और हम आपको एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन के नाते सपोर्ट भी करेंगे। सवाल है मित्रों कि अगर चोरी की, भ्रष्टाचारी की आदत सरकार में लगी हुई थी, तो विजय पहले ही दिन से अपनी मंशा स्पष्ट करने जा रहे हैं और उन्होंने कर दिया पहले ही दिन। उन्होंने कहा कि 10 लाख करोड़ का हम व्हाइट पेपर लाएंगे। व्हाइट पेपर लाने का तात्पर्य क्यों पड़ा?
क्यों विजय ने कहा कि हम व्हाइट पेपर लाएंगे? 10 लाख करोड़ के कर्जे में हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, ये सब बात तो समझ में आती है, लेकिन हम इसको लेकर के व्हाइट पेपर लाएंगे, और व्हाइट पेपर लाएंगे तो पब्लिक में भी लाएंगे और सदन में भी लाएंगे। मतलब विधानसभा में, तमिलनाडु की विधानसभा में आने वाले दिनों में आपको कोहराम देखने को मिलेगा। ये अवश्यंभावी है, और पहले ही दिन उन्होंने फिलर दे दिया। वॉर लेवल पर श्रीमान विजय काम करने जा रहे हैं, और इससे तमिलनाडु की पूर्ववर्ती सरकार, श्रीमान एम.के. स्टालिन और उनके जितने लोग हैं, वो बेहद भयाक्रांत हैं, भय में हैं कि पता नहीं व्हाइट पेपर में ये क्या खुलासा करेंगे। हमारे पुत्र फंसेंगे कि मैं खुद फंसूंगा, या हमारे जान पहचान के लोग फंसेंगे, हमारे परिवार के अन्य लोग फंसेंगे। इतने वर्षों से जो हमारा शासन है वो चला गया है, अब क्या होना है? अब ऐसी परिस्थिति में एआईएडीएमके तो चुप है, वो तो अपोजिशन में है, लेकिन पिछले 50 वर्षों से ये दोनों पार्टी, एआईएडीएमके और डीएमके ने तमिलनाडु में लूट मचा रखी थी, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक है ही नहीं, कोई गुंजाइश ही नहीं है। और ये इशारा विजय का स्टालिन के तरफ है, साफ साफ। अब इसमें सबसे देखने वाली महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग बात होगी मित्रों, कि जो कल तक स्टालिन के साथ थे, आज विजय ने कंफर्म कर दिया कि स्टालिन की सरकार में करप्शन हुआ है, व्हाइट पेपर की बात कहकर के ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया। अब उस स्टालिन के साथ खड़े हो गए थे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कट्टर ईमानदार, और उसी स्टालिन के साथ खड़े थे श्रीमान राहुल गांधी। राहुल गांधी अलायंस में थे। अब राहुल गांधी उस अलायंस को तोड़ करके विजय जी के साथ हो गए हैं, तो राहुल गांधी क्या ये व्हाइट पेपर वाली स्थिति को एंजॉय करेंगे? क्या कांग्रेस पार्टी इसको एंजॉय करेगी, या कांग्रेस पार्टी कुछ ब्रेक लगाएगी? पहले दिन विजय ने अपनी मंशा तो स्पष्ट कर दी, लेकिन जो भ्रष्ट तंत्र है, क्या वो कांग्रेस पार्टी के माध्यम से विजय के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान पर ब्रेक लगाने की कोशिश करेगी? क्या ऐसा होने वाला है? परिस्थिति बिल्कुल दुरूह है, और दुर्लभ परिस्थिति बन गई है एम.के. स्टालिन के लिए, कि कल तक जो उनके साथ खड़े थे कांग्रेस पार्टी के लोग, अब वो नई सरकार के हिस्सेदार हैं, और नई सरकार के मुखिया कह रहे हैं कि पिछली सरकार में जबरदस्त करप्शन हुआ है, 10 लाख करोड़ का कर्जा है, हम उस पर व्हाइट पेपर लाएंगे। और कल तक सीपीआई सीपीएम भी उनके साथ खड़ी थी, मुस्लिम लीग के भी लोग खड़े थे, सीबीके के भी लोग खड़े थे। सीबीके के लोग उस तरह से खड़े नहीं थे, लेकिन सीपीआई सीपीएम के तो लोग खड़े थे, उनके साथ थे, डीएमके के साथ थे। क्यों? क्योंकि उनको सांप्रदायिक पार्टी बीजेपी को रोकनी है, और बीजेपी का अलायंस एआईएडीएमके के साथ। मैंने फिर कहा आपको कि एआईएडीएमके बिल्कुल दूध से धुली हुई नहीं है, उस दलदल में, करप्शन के गंगोत्री में उन्होंने भी खूब डुबकी लगाई है। तो एआईएडीएमके और डीएमके एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कभी ये बदल जाते हैं, कभी वो बदल जाते हैं। अब विजय का तुषारापात हो रहा है दोनों पार्टियों के ऊपर। ये खुलासा करते हैं कि 10 लाख करोड़ का कर्ज है, ये हुआ कैसे? अब अगर इसकी पड़ताल होगी तो सीपीआई और सीपीएम वाले क्या करेंगे? सीपीआई सीपीएम वाले तो कहेंगे कि नहीं, करप्शन अगर हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी कहेगी, कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आ रही है कि अगर ये रवैया चला विजय का तो फिर क्या होगा। डीएमके से कांग्रेस पार्टी ने नाता तोड़ लिया है, अलायंस तोड़ दिया है। 4 तारीख के दिन तक राहुल गांधी कहते रहे स्टालिन इज माय ब्रदर। संध्या काल में राहुल गांधी की भाषा बदल गई। तमिलनाडु के बगल वाले राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, मतलब पूरी तरह से कांग्रेस की सरकार नहीं है, कांग्रेस पार्टी को 60 से अधिक सीटें मिली हैं, और जो दूसरी पार्टी है मुस्लिम लीग जो है, उनको 22 सीटें मिली हैं, और बाकी को भी छोटी मोटी सीटें मिली हैं। तो लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ वहां कांग्रेस पार्टी खड़ी है। और देखिए दुर्लभ स्थिति क्या है, कमाल की स्थिति है। ठीक सटे हुए स्टेट केरला में कांग्रेस पार्टी लेफ्ट के खिलाफ लड़ी, लेफ्ट लेड फ्रंट की एलडीएफ के खिलाफ लड़ी यूडीएफ।
और यहां सरकार में शामिल है विजय के साथ। विजय के साथ कैसे सरकार में शामिल है? क्योंकि सीपीआई भी शामिल है, सीपीएम भी समर्थन दे रही है विजय को, हालांकि वो बाहर से दे रही है। लेकिन जिस अलायंस में सीपीआई सीपीएम दोनों है, उसी अलायंस में कांग्रेस पार्टी भी है। और इधर केरला में कांग्रेस सीपीआई और सीपीएम के खिलाफ लड़ रहे थे। अजीब स्थिति है, कोई विचारधारा नहीं, कोई नैतिक कोई मूल्य नहीं, कुछ नहीं। राजनीति है बाय हुक एंड क्रोक, कैसे भी करके सत्ता में भागीदार हो जाओ। वहां उनको सत्ता में थे एलडीएफ के लोग, तो यूडीएफ ने किया और उसमें कांग्रेस पार्टी लीड कर रही थी, उनको उन्होंने हटा दिया। लेकिन यहां कोई नैतिक इनके ऊपर कोई दबाव नहीं है कि हम सटे हुए राज्य में कैसे उन्हीं पार्टियों के साथ अलायंस में पार्टनर रहें और फिर सरकार में हम खुद तो शामिल हो जाएं, लेकिन सीपीआई और सीपीएम शामिल नहीं है। कांग्रेस पार्टी सरकार में शामिल हो गई है। तो विजय का रुख पहले दिन से मित्रों साफ हो गया है। अब देखना यह है कि केरल में अभी तक कांग्रेस पार्टी नेता का चुनाव नहीं कर सकी। यूडीएफ के जो चेयरमैन हैं वो एक नेता के साथ हैं, लेकिन केंद्र के नेता उनके साथ नहीं है। अब एलडीएफ वाले कह रहे हैं, यूडीएफ वाले कह रहे हैं कि साहब हमने तो अपना नेता चुन लिया है, हमने अपना नाम भी बता दिया है। उसके चेयरमैन जो हैं सईद हसाबी, उन्होंने कह दिया है, साहबी उन्होंने कह दिया है कि हमारे जो पसंदीदा चेहरे हैं वो डी सतीशन हैं। लेकिन केरल में 23 तारीख को विधानसभा खत्म होगी, उनका जो टेन्योर है 23 मई है। इसका मतलब हुआ, कल भी प्रधानमंत्री ने चुटकी ली कि लेफ्ट इकोसिस्टम की जो दिल्ली की मीडिया है, उन्होंने कहानी शुरू कर दिया कि विजय को नहीं बुलाया जा रहा है, लार्जेस्ट पार्टी है, विजय को देखिए आमंत्रण नहीं मिला है। बड़े बड़े वकील और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मिलकर के जुगाली शुरू कर दिए। कोई रोक नहीं जो हो रहा था आर्लेकर जी की तरफ से। आर्लेकर जी ने जो कुछ भी कहा वो उनके हित में कहा कि आप ले आइए, क्योंकि ये लोग आपको धोखा देंगे। आप अभी ही समर्थन का पत्र लाइए 118 का। और हुआ वही भी। सीबीके वालों ने तो सुबह दिया, शाम को ले लिया, फिर सुबह दिया, फिर शाम को ले लिया। ऐसा उन्होंने 3 बार कर दिया 4 दिन के अंदर में। सीबीके वालों ने समर्थन दिया, वापस लिया, समर्थन दिया, वापस ले लिया। तो आर्लेकर जी बिल्कुल सही थे, कह रहे थे कि आप एक बार कंफर्म हो जाइए, नहीं तो आपको वो मुख्यमंत्री बना भी देंगे और उस दिन फ्लोर ऑफ द हाउस आपको गिरा भी देंगे, तो आपकी बहुत भद पिटेगी। तो एक प्रकार से अच्छी सलाह दे रहे थे, अच्छी राय दे रहे थे कि आप कंफर्म हो जाइए, 2 दिन बाद ही कीजिएगा। हमारी कोई मंशा नहीं है कि हम आपको ना बुलाएं। लेकिन इकोसिस्टम ने माहौल बना दिया यहां पे कि देखिए भारतीय जनता पार्टी का रोक रहे हैं विजय को, लार्जेस्ट पार्टी को नहीं बुला रहे। सरकार या कमीशन ने सार मुंबई सबका हवाला देना शुरू कर दिए। प्रोफेसर साहब, वकील साहब सब मिलकर के पॉडकास्ट में खड़े हो गए, बोलना शुरू कर दिया, जिसका जिक्र कल प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भी किया। आर्लेकर जी क्लियरली कह रहे थे कि आपका एम्बेरसमेंट होगा आगे, आपके लिए एम्बेरसिंग सिचुएशन होने वाला है, आप उसको देखिए, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप हंसी के पात्र बनेंगे, एक दिन के सीएम बनेंगे, कल को गिरा देंगे वो, और फिर आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी जो बहुत मुश्किल होगी। तो बेहतर है कि आपको जो कुछ भी करना है वो कर लीजिए, नहीं तो ये हॉर्स ट्रेडिंग को और आगे बढ़ाएंगे। अभी तो आपके पास ये है कि चले जाइए, चलिए इलेक्शन में चले जाएंगे, हमको नहीं मिला समर्थन, तो सबकी गिगी बन जाएगी, दौड़े दौड़े आपके पास आएंगे। आर्लेकर जी ने सही राय दी, लेकिन लेफ्ट इकोसिस्टम उस राय को दूसरे तरीके से प्रचारित करना शुरू कर दिया। और केरल में स्थिति यह है कि 23 तारीख को विधानसभा खत्म हो रही है, तो 23 तारीख तक इंतजार कर लेंगे, क्योंकि पाशा उल्टा चल गया है। क्या उल्टा है? केसी वेणुगोपाल ने बड़ी ही चालाकी से जो केरलम के एमएलए हैं यूडीएफ के, खासतौर से कांग्रेस के एमएलए, उनको अपने समर्थन में कर लिया है, मैक्सिमम एमएलए। लेकिन सच्चाई यह है कि जनता डी सतीशन के साथ है, रमेश चेन्निथला के साथ नहीं है, शशि थरूर के भी साथ नहीं है, अभी जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है उनके साथ भी नहीं है, डी सतीशन के साथ है। उनका जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। लेकिन केसी वेणुगोपाल को यहां से भगाने के लिए एक लॉबी लगी हुई है कि केसी वेणुगोपाल किसी तरीके से चले जाए, जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट खाली होगा तो हम उस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। इतने तुच्छ राजनीति कर रहे हैं, ये होता ही है राजनीतिक पार्टियों में।
लेकिन केसी वेणुगोपाल को अभी प्रचारित किया गया, आज ही आर्टिकल आने लगा, एमएलए की पसंद है केसी गोपाल। अरे एमएलए की पसंद नहीं है केसी वेणुगोपाल, वो राहुल की पसंद है, सोनिया की पसंद है। तो राहुल और सोनिया समझ रही हैं कि अगर केसी वेणुगोपाल नहीं बना तो वहां से पर्स कैसे आएगा या क्या कैसे आएगा। तो जो चर्चा है यही, भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहेगी कैसे या नहीं बहेगी, जो भी है भगवान जाने, चर्चा यही है। कहानी अब सच बात क्या है नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत सारे नेताओं ने खुलेआम यह आरोप लगाया हुआ है कि हमें तो केंद्र को खुश करना पड़ता है, बिना उसको खुश किए हुए हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकेगी। अभी कुछ दिन पहले, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, 500 करोड़ रुपए कहा गया। नवजोत सिद्धू की पत्नी ने कहा कि भाई सिद्धू जी से कहा गया कि 500 करोड़ रुपए भेजने हैं आपको, महीने भेजने हैं कि साल भेजने हैं पता नहीं, भगवान जाने। साल का होगा, हो सकता है, या महीने का भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते। बोला कि 500 करोड़ रुपए तो इनके पास थे नहीं, ये मुख्यमंत्री नहीं बने, फिर किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया। ऑन कैमरा कह रही है नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी, जिन्होंने अब कांग्रेस छोड़ दिया, उन्होंने ऑन कैमरा कहा कि भाई केंद्रीय नेतृत्व वाले सीधे पैसे मांगते हैं। अब केंद्रीय नेतृत्व में कौन है कहना मुश्किल है, लेकिन ऊपर वाले पैसे मांगते हैं। तो क्या ये ऊपर वाले पैसे मांग रहे हैं, इसके लिए देरी हो रही है कि कौन पैसा देगा? डी सतीशन पैसा देंगे या केसी वेणुगोपाल पैसा देंगे? केसी वेणुगोपाल के ऊपर कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि वो परिवार के करीब है, यहाँ के नेताओं के करीब है। लेकिन डी सतीशन के ऊपर केरलम की जनता का कॉन्फिडेंस है। अब ये बड़ा मुश्किल हो गया है, ये दूध और मछली की तरह बात हो गई है। दूध खाएंगे तो मछली नहीं खा सकते हैं, मछली खाएंगे तो दूध नहीं खा सकते हैं। दोनों स्थिति है पैदा केंद्रीय नेतृत्व के लिए, तथाकथित केंद्रीय नेतृत्व के लिए, लेकिन यहां पर परिवार महत्वपूर्ण है। अब परिवार ये फैसला नहीं ले पा रहा है, तो कह रहा है कि अभी तो 23 तारीख तक, अभी देखते हैं, परमिटेशन कॉम्बिनेशन करते हैं। अगर शांत हो गया डी सतीशन वाला ग्रुप, अगर शांत हो गया तो वेणुगोपाल जी को बना देंगे, और अगर नहीं शांत हुआ और उन्होंने माहौल खराब कर दिया तो डी सतीशन को बना देंगे, वेणुगोपाल को कह देंगे चुप हो जाओ। वाटर टेस्टिंग चल रही है लगातार, दांव चले जा रहे हैं, केसी वेणुगोपाल को बनाया जाए या डी सतीशन को बनाया जाए। जो ऊपर के लोगों को संतुष्ट करेगा उनकी लॉटरी लगेगी, वरना नहीं लगेगी। कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले दिन चुनौती भरे होने वाले हैं, तमिलनाडु में भी होंगे, आप देखिएगा। क्यों? क्योंकि विजय ऐसे ऐसे स्टेप लेंगे जहां कांग्रेस पार्टी अनकंफर्टेबल होगी। अब कांग्रेस के पास एक ही चारा है, चुप करके विजय के साथ खड़े रहें और अपने अलाय जो कि डीएमके, हालांकि डीएमके को उन्होंने जो फिनिश करना था फिनिश हो गए। कांग्रेस पार्टी का उभार तभी हो सकता है जब क्षेत्रीय पार्टियों का बोरिया बिस्तर बंद हो जाए। ममता बनर्जी बंद, तेजस्वी यादव बंद, स्टालिन बंद, उद्धव ठाकरे बंद, पवार बंद, इन सब का बोरिया बिस्तर बंद हो चुका है। अब एक वो बंद करवा देंगे पंजाब में केजरीवाल का भी, उसका भी आप इंतजार कर लीजिए। तो कांग्रेस पार्टी अंदर अंदर खुश हो रही है, कांग्रेस के लिए खोने का कुछ भी नहीं है और गेन ही कर रही है। यह हालांकि और बात है कि 100 चुनाव हार जाए वो अलग विषय, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए तो लॉटरी लग रही है ना। अगर क्षेत्रीय पार्टियां खत्म होती है, चाहे खत्म कोई करे, बीजेपी करे या कोई विजय नाम का कोई एक्टर आकर के खत्म कर दे, लेकिन कांग्रेस के लिए तो ये लॉटरी ही है। तो कांग्रेस अपने लॉटरी को एंजॉय कर रही है, लेकिन विजय तमिलनाडु में रास्ता कठिन करने वाले हैं एमके स्टालिन के लिए। वक्त बहुत बलवान होता है मित्रों। दोनों पिता पुत्र ने सनातन को कहा कि ये डेंगू है, मलेरिया है, समूल नष्ट कर देंगे। आज हालात ये हैं, मैं डेंगू और मलेरिया तो नहीं कहूंगा, लेकिन पिता पुत्र कल के बाद अतीत हो जाएंगे और बहुत मुश्किल है। अगर विजय ने कोई गलती नहीं की, ठीक से चलते रहे, तो फिर एमजीआर की तरह लंबे समय तक राज करेंगे। और यही टीस उदय स्टालिन में है और यही टीस एमके स्टालिन में है, पिता पुत्र दोनों में है।
एआईएडीएमके तो सोच रही है कि चलो किसी तरीके से हम निकल लेंगे और कांग्रेस पार्टी इसे एंजॉय करेगी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए मौका है कि क्षेत्रीय राज्यों में अपने को विस्तार करें। बीजेपी ने तो अपना काम कर लिया, बीजेपी के लिए चुनौती है केरल और तमिलनाडु, पंजाब में भी उनको देखना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए एक बोनांचा है, अगर वो चाहें तो ठीक हो जाएं, विजय के साथ-साथ चलते हुए। विजय को राष्ट्रीय पटल भी लिटा सकते हैं, लेकिन फिर वही बात, उनको तो इनसिक्योरिटी होगी, डर होगी, विजय अगर राष्ट्रीय पटल पर आएँगे, कहीं उनका ना सुपड़ा साफ हो जाए। लेकिन मजबूरी तो है, विजय ने मजबूर तो बनाया हुआ है कांग्रेस पार्टी को और पहले ही दिन से विजय की मंशा साफ है। अब देखते हैं कि विजय अपनी बात पर कितना कामयाब होते हैं और केरलम में राहुल गांधी कोई डी सतीशन को चुन पाते हैं या नहीं पाते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।